हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणित के कुछ ऐसे प्रश्न को हल करने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है और इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और यदि हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आप तो थैंक यू सो मच। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे और जितने भी ग्रुप होंगे आपके उसमें शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि और भी बच्चों को हमारे ओर से हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए हम आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आना लगभग तय है, ठीक है। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 55 समांतर श्रेणी 7, 10, 13 डट 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 का पद है कि नहीं, और यदि है तो आप उसको ज्ञात भी कीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम में आने लायक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये कह रहा है कि जो ये 55 है इस समांतर श्रेणी के अंदर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। इस तरह से हम करते हुए जाएंगे और पहले डिसाइड करेंगे कि क्या 55 इसमें आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 13 में फिर कितना जोड़ेंगे, 3 तो 16 होगा, 16 में 3 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 25, 25 में 3 28, 28 में 3 31, 31 में 3 34, 34 में 3 37, 37 में 3 40, 40 में 3 43, 43 में 3 46, 52, 52 और 3 55, यानी कि 55 इस श्रेणी में आएगा, ठीक है। जब हमें चल गया पता तो हम क्या करेंगे कि अब हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 7 है इसको हम A मानेंगे, पहले पद को हम मानते हैं A, ठीक है। दूसरे पद को जिसे इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 इस तरह मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पहला पद होता है उसको हम A मानते हैं। A इक्वल टू कितना है 7 और D मतलब सार्वंतर होता है। सार्वंतर समझिए, सार्वंतर का मतलब कि अगर हम दूसरे पद में से अगर पहला पद को घटाएंगे तो जो मान आएगा वही होता है सार्वंतर, ठीक है। तो देखिए 10 में से 7 घटाइए तब भी 3 है, 13 में से अगर 10 घटाएंगे तब भी 3 है, ठीक है। अगले वाले संख्या 16 में से 13 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, समझे कि नहीं। तो D जो होता है अगले पद में से जब पहला पद घटाएंगे तो ये आता है। तो 10 में से हम 7 घटा दिए, 10 में से 7 तो कितना आ गया 3। ये सार्वंतर का मान हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम करते क्या है, हम मान लेते हैं कि जो 55 है nवां पद पर आएगा। nवां पद का मतलब आगे पता नहीं किस जगह पे है, ठीक है। आगे कोई ऐसा पद होगा जहाँ पर ये 55 आएगा। तो मान लेते हैं कि nवां पद क्या आएगा, nवां पद हमारा 55 है, ठीक है। अब nवां पद का एक सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 55 है तो 55 लिख दिए, यानी इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे हम 7 और क्या करेंगे कि इसमें अगर ध्यान दें तो इसमें लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे a का वैल्यू हम रख दिए 7 प्लस है तो प्लस n-1 और d का मान कितना हम निकाले हैं 3 है तो 3 रख दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा ना, तो ध्यान देंगे ये प्लस में है 7, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 55 माइनस 7 हो गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पे देखो जो ये 3 है, 3 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, यानी गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो पहले 55 में से 7 घटाइए तो 48 बचा, और ये जो 3 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ गया, तो इधर क्या बचा n-1, तो n-1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि n-1 यहाँ पे हम तो लिख दिए हैं इज इक्वल्स टू 48 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। अब ध्यान देंगे जो ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, कहने का मतलब है तो ये कितना मान आ जाएगा 17, ठीक है। ये माइनस में है उधर गया तो प्लस में, तो 16 और 1 कितना हो गया 17, यानी n इक्वल टू 16 आया। इसका मतलब है कि जो 55 आएगा, क्या चीज़, जो 55 इस पद में 17वां नंबर पे आगे आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 17 है, 17 है, इसका मतलब आगे चल के 17वां नंबर पे हमारा ये 55 आएगा। तो लिखेंगे लास्ट में क्या चीज़ लिखना है भाई, लिखेंगे अतः 17वां पद क्या होगा 55 होगा, ठीक है। इतना आपको ऐसे लिख देना है, ये आपको 2 या 3 नंबर का आएगा, ठीक है। अब समझिए प्रश्न नंबर 2, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें देखिए क्या लिखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर
खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। कहने का मतलब है एक हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये इसका जो व्यास है ना, व्यास क्या होता है कि केंद्र से होकर के जाती हुई जो दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है व्यास। तो ये कह रहा है कि इस व्यास के इस सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींचिए और इस सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के क्या है, समांतर है। समझे कि नहीं? तो हम कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले बिंदु का नाम रख दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ से हम खींचे हैं, ठीक है, यहाँ से, तो इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी ध्यान देंगे आप। ठीक है, क्योंकि अगर वृत्त से परिधि पे लंब डाला गया है या त्रिज्या है, त्रिज्या को छूते हुए जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, इसका आप ध्यान रखेंगे ना। तो बिंदु का हम नाम लिख दिए हैं, बीच वाला बिंदु को, केंद्र को O से दिखा दिए हैं, इसको A से, इसको C से, इसे F से, इसको D से, इसको B से, इसको E से। ठीक है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं ना। तब क्या करना है कि इसको सिद्ध करना है कि क्या ये है इसके समांतर कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने लिखा है क्या चीज़, चूँकि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश है। चूँकि मतलब हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो ये वाला है, वृत्त की त्रिज्या वह स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना है, 90 अंश। त्रिज्या ये हो गया और त्रिज्या 8 ये हो गया ना। अब इसके बीच में जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे, तो इसके बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो वही लिखे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। सबसे पहले ये हमको लिख देना है ना। लिखने के बाद करना क्या है, यहाँ पे दिखा देंगे, इसलिए ना कोण BAO यानी कोण BAO का मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश। क्या होगा, BAO कितना होगा, 90 अंश। और उसी प्रकार से DEO, क्या चीज़, DEO भी होगा 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण DCO, जो DCO है, ये भी 90 अंश होगा ना। समझे कि नहीं? अब लिखना ये चीज़ है कि चूंकि यह दोनों एकांतर कोण है इसलिए समान होंगे। एकांतर कोण का मतलब होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो रेखा है, क्या चीज़, ऐसे ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, जब इसको हम काट देंगे इस तरह से, जब इसको काटेंगे तो जो ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, और ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है ना। तो यही जो होता है एकांतर कोण कहलाता है। तो इसके एकांतर ये हो गया, इसके एकांतर ये हो गया। समझे कि नहीं? उसी तरह से, समझे कि नहीं? तो देखिए अगर ऐसे रेखा खींचा गया है तो इसके कोण के बराबर ये वाला कोण होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण का मतलब कि ये एक साइड इधर है तो एक साइड उधर होना चाहिए। तो लिखा है चूंकि यह दोनों एकांतर कोण है इसलिए समान होंगे ना। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः इसलिए BF जो है, यानी BF यानी ये वाला रेखा ED के समांतर होगा। तो जो BF है वह ED के समांतर स्पर्श रेखाएं होंगे। ये क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे लिख देंगे, आपका सिद्ध हो गया। इस प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 को हल कीजिए ना। इसको हल करते हैं तो ध्यान देंगे कि हल कैसे किया जाता है। सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है कितना है, यहाँ पे 2 है। इसका हम C वाले पद के साथ गुणा करेंगे, यानी इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6, कितना हो गया, 6। हम मान लेंगे कि अब यहाँ पे कितना है, 6 है। तो अब करना क्या है कि दो ऐसा संख्या ढूंढिए कि हमको गुणा करने पर 6 आ जाए। कितना, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। कितना, जोड़ने पर 7। देखो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि मान लेंगे यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो अगर ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना, 6 आना चाहिए। 6 क्यों, क्योंकि 2 3 6 हो गया है ना। तो दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, और उन्हीं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाए। तो वो संख्या क्या है, एक 6 है और एक 1 है। तो 6 का 1 में गुणा 6 होता है, और 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है ना। तो ये माइनस है तो माइनस कर दो वैसे, और 7 को हम क्या लिखेंगे,
6 प्लस 1, ठीक है। और यक्स है तो यक्स, प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3 बराबर 0 ना। हम 7 को केवल ऐसे लिखे हैं 6 प्लस 1, ठीक है, गुणनखंड करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² माइनस, ध्यान देंगे माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का 6 में, और x भी बाहर है तो इसका भी अंदर गुणा होगा ना। तो दोनों तरफ से, इसका अंदर और इसका यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस, और 6 है तो 6 और x, ठीक है। फिर माइनस का प्लस में गुणा माइनस होता है, और 1 का x में गुणा यक्स, प्लस 3 है तब प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या क्या मिल रहा है, 2 है तो 2 मिलेगा, इसमें हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें से हम 2 को बाहर निकाल लिए हैं। और देखो यक्स यहाँ पे 2 ठो है, इसमें 1 ठो है, तो यक्स को भी बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 भी निकल गया है, और 2 ठो यक्स में से 1 ठो यक्स निकल गया है, तो यहाँ पे 1 ठो बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे 6 को अगर लिखेंगे 2 गुणे 3, तो 2 को बाहर निकाल लिए हैं, 3 केवल बचा है, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, और यक्स जो है यक्स को भी बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे केवल इतना बचा। अब यहाँ पे करना क्या है, इसे -1 कॉमन ले लो, क्या चीज़, -1 कॉमन। जब -1 कॉमन लोगे तो क्या होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस लिए हैं तब, तो यक्स माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अब करना क्या है यहाँ पे, इसमें अगर देखा जाए तो एक पद ये बन गया है, और ये दूसरा पद क्या बन गया है, ये बन गया है ना। अब इसमें x-3 कॉमन है, तो दोनों में से एक तो x-3 कॉमन लेंगे, x-3 कॉमन ले लिए ना। अब क्या बचा, केवल ये और ये बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x-1 इज इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है, देखिए कहा है, देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब है कि एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दो संख्या का जब गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर दो संख्या का आप बताइए, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे मान लो 0 लिखा है, दो संख्या का गुणा करने पर 0 कब आता है, देखो 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब 2 में से एक तो 0 होना चाहिए तभी तो 0 आएगा ना। तो इसीलिए दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो भाई इसका गुणनफल कितना है, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, इसका मतलब या तो इसका मान 0 हो सकता है, या तो इसका मान 0 हो सकता है। तो लिखेंगे माना, या फिर यदि, क्या चीज़, यदि मान लेते हैं कि x-3 बराबर 0 हो, क्या चीज़ हो, x-3 बराबर क्या हो, 0 हो, तो x की वैल्यू फाइंड कर दो, तो ये माइनस में 3 है, उधर गया तो प्लस में 3, ये आ गया, ठीक है। और इसके लिए भी मान लो, यदि, क्या मानना है, यदि 2x-1 इज इक्वल्स टू 0, यानी इसके बराबर ना, तो 2x इक्वल टू, ये माइनस में 1 है, उधर गया तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम, तो प्लस, तो अगर शुरुआत में प्लस लिखा जाता नहीं है, ठीक है, तो इसका प्लस हटा दीजिए, और 1, अब ये गुणा में 2 है, इधर गया तो भाग में, ऐसे ना। तो x की 2 वैल्यू आ गया कितना, 3 और 1/2। तो ये समीकरण को हम हल किए, हल करने के बाद फाइनल आंसर हमारा ये मिल गया, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 डट के कितने पदों का योग 406 होगा ना। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है, और कितना आगे तक हम ले जाएंगे इसको कि उसको वहाँ तक यदि जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना 406 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे गिवन क्या है, दिया है a का मान 3, a का मान 3 का मतलब पहला वाला जो होता है उसको हम a मानते हैं, ठीक है। तो a का मान कितना है, 3 है, और d मतलब सार्वंतर, सार्वंतर कितना है भाई, तो हम दूसरे पद में से पहला पद को हटा देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से घटाएंगे, आप चाहो तो इधर से घटा सकते हो। 15 में से 11 तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, ठीक है। 11 में से 7 घटाओ तब भी 4 बचेगा, 7 में से 3 घटाओ तब भी 4 बचेगा। तो हम 7 में से ही 3 घटा दिए हैं, तो कितना बच गया है, 4 ना। तो ऐसे सार्वंतर निकालते हैं। तो a का मान 3 है और सार्वंतर का मान कितना हो गया, 4 है, यानी d का मान कितना है, 4 है। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि n पदों का योगफल कितना है, 406 है। मान लेते हैं कि यहाँ से जाते जाते nवां पद तक योगफल हम कितना है, 406 है, ठीक है। तो अब इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, nवां पद को
क्या बोलते हैं कि एनवा पद का योगफल का जो सूत्र होता है ये होता है एस एन इज इक्वल्स टू ना, जो 406 है 406 को हम ऐसे लिख दिए हैं, इसका मतलब कि एनवा पद का हम जोड़े हैं ये कितना आया है 406 आया है। अब इसका एस एन का एक सूत्र होता है, ध्यान देंगे, होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर लिखेंगे हम 406। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे a का और d का, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे कैसे मिलेगा, बहुत ही थोड़ा सा टफ टाइप का है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग ना, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे n/2, इसके बाद 2a यानी 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 3 है, क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद इज इक्वल टू 406। अब इसको हल करेंगे, n/2 यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस 4 का अंदर गुणा करो, 4 का n में गुणा तो 4n हो गया। ठीक है, 4n माइनस 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, बराबर कितना यहाँ पे हो गया 406। अब इसको ज़रा हल करते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा n/2 कोष्टक के अंदर, ये देखो हम 4n को पहले लिख लेते हैं ना, 4n, और ये प्लस में है ये माइनस में है, 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा, लेकिन जो बड़ा संख्या ये है इसका चिन्ह लगेगा ना प्लस का, जो बड़ा संख्या होता है उसका चिन्ह लगता है, ये छोटा संख्या है ये बड़ा है तो बड़ा का प्लस का है तो प्लस यहाँ लगेगा, बराबर कितना है 406। अब करना क्या है कि इसका अंदर गुणा हो जाता है, क्या चीज़ गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, ये 4 n का n में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटे 2 है तो 2 प्लस, अब इसका इसके साथ गुणा करो, n का 2 में तो 2n बटे में 2 है तो 2। ठीक है, अब क्या होगा बराबर 406 है तो 406। अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 तो 2 ही है बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4n² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2n इज इक्वल्स टू 406। अब करते हैं क्या है कि यहाँ पे देखेंगे 2 भाग में है सबके, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4n², ठीक है, प्लस में 2n इज इक्वल्स टू, ये जगह वहाँ गुणा करने के लिए, यानी 2 गुणे कितना 406। अब देखो तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें केवल इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 2n² प्लस में केवल n बराबर यहाँ पे 2 इंटू 406। अब थोड़ा सा इसमें हम ऐसा भी ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं हम क्या चीज़ लिखेंगे 2n² प्लस n बराबर ना, ये देखो गुणा में 2 है उधर गया तो भाग में, यानी 2 गुणे 406 बटे में कितना, ये 2 भाग में आ जाएगा, तो 2 से 2 हमारा कट गया। जब कटेगा तो हमारा कितना बचेगा भाई, ये बचेगा हमारा कितना, ये बचेगा 2n² प्लस n इज इक्वल्स टू कितना 406 बचेगा इधर, समझे कि नहीं। अब क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2n² प्लस n। ओके, ये देखो 406 इधर प्लस में है, इधर बुला दो इसको तो माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस में 406 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है तो इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे हम अभी तुरंत बताए थे कुछ देर पहले ऊपर वाला सवाल में। सबसे पहले जो n² है इसके गुणनखंड का हम जो इसका जो गुणांक होता है उसका हम c वाले पद में गुणा करते हैं, तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 406 का दूना 812 होगा। अब करना क्या है कि हम ऐसा संख्या ढूंढेंगे कि हमें गुणा करने पर आना चाहिए कितना 812, कितना 812 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब घटाने पर आना चाहिए 1 आना चाहिए भाई, n एक है ना तो ये वाला 1 आना चाहिए। तो अगर हमें समझ नहीं आता है तो इसका गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड देते हैं करके कितना आता है भाई, तो यहाँ पे देखिए 2 से कितना बार में 4 बार लिखेंगे, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ 406 ना, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 203। ओके, अब इसमें 203 आ गया है तो उसका गुणनखंड कितना होगा भाई, तो ये हमारा 7 से कट जाएगा।
ठीक है। 7 दूना 14, कितना बचा 6, 3 उतरा 63 हुआ, 7 9 63। इसके बाद में ये कितना हो गया 29 से कटेगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड इतना हुआ ना। अब इसे पता लगाना है ना कि हमको तो पता है कि इन सब का गुणा करेंगे तो 400 हमारा कितना 812 तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये 29 को अकेले छोड़ दो, यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 28 और 29 दो संख्या होंगे। क्या चीज़ यहाँ पे 28 और 29 दो संख्या होंगे। 29 में से 28 घटाएंगे तो हमारा 1 बच जाएगा, और 29 का 28 में गुणा करेंगे तो 812 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n² प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 2n है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 29 माइनस 28 और n माइनस 406 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2n² प्लस n का अंदर गुणा, तो 29n हो गया माइनस 28n माइनस 406 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या बचेगा भाई, तो कॉमन इसमें केवल n आएगा, केवल n आएगा। जब n कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ पे 2n प्लस यहाँ पे 29 बचेगा, फिर माइनस 28 इसमें कॉमन जब लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 28 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 14 कॉमन, ठीक है। जब 14 कॉमन लेंगे आप तो यहाँ पर बचेगा 2n, और ये माइनस आप निकाल लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 29, कितना 29, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ज़रा हल करते हैं तो ध्यान दीजिए, एक पद ये बन गया और दूसरा पद ये बन गया, इसमें ये और ये दोनों मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम 2n प्लस 29 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा केवल n माइनस 14, n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यदि 2n प्लस 29 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल्स टू, उसको उधर भेजो, ठीक है, 2n इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा 29 ना। अब n का मान जब निकालेंगे तो माइनस 29 बटे कितना बचेगा, ये 2, ऐसा। अब इसमें हम निकाल लेते हैं, यदि n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो n का मान निकालेंगे तो माइनस है तो उधर गया तो प्लस में 14, ठीक है। जो माइनस में होता है ये अमान्य होता है, क्या होता है अमान्य, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, मान्य ये होता है जो प्लस में रहता है ना। तो इसका मतलब ये है कि लिखा है प्रश्न में कि भाई कितने पदों का योगफल हमारा 406 होगा ना। तो ऐसे ही जब बढ़ते चलेंगे हम, ऐसे ही इसी क्रम में अगर बढ़ते चले हम, तो 14 पदों तक का योग कितना हो जाएगा, 14 पदों तक का योग हमारा 406 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 14 पदों का योग 406 हो जाएगा, ये हमको लिखना है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि आपका एग्जाम में आना तय है ये प्रश्न, आप इसको अच्छे से करके जाएंगे यहाँ से। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, जो दिया है यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। दिया है बेलन की ऊंचाई यानी h इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है भाई, आधार का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है ना, तो ये इसमें क्या होता है कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल होता है किसका बेलन का, ये हमारा आता है पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम सूत्र रख दिए हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 36 है तो 36। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर का मान निकालेंगे। तो पहले आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पाई है यहाँ पे गुणा में है, उधर गया तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। अब करेंगे क्या चीज़ हम,
कि यहाँ से हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर ले जाएगा रूट पूरे के ऊपर, ठीक है। तो जब r का मान जब आएगा तो ये पूरे के ऊपर में आ गया क्या चीज़, रूट। अब इसका मतलब 36 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आ गया 6, लेकिन रूट का वर्गमूल नहीं निकला तो इस अंदर ही रहेगा। कहने का मतलब जो r है, ठीक है, इसका मान कितना आ गया 6/रूट में रूट में पाई, इतना सेंटीमीटर आया, ठीक है, r की वैल्यू ना। अब समझिए हमें क्या चाहिए, हमारा जो प्रश्न जो कह रहा है अब उसके हिसाब से, चूँकि हमको पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ आप बताइए, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ आप बताइए। तो एक सूत्र होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, क्या होता है 2πr/h, ये होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र। अब जहाँ पे r है वहाँ पे हम लिखेंगे 6 में कितना, रूट में पाई। यहाँ पे 2π है इंटू r का मान हम 6/√π लिख दिए, और h यानी हाइट कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिए क्या चीज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं ना। जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 30 और 30 दूना 60, कितना आ गया 60, और पाई है तो पाई/√π। अब इस पाई को हम लिख सकते हैं √π इंटू √π, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लो 5 लिखा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या चीज़ √5 × √5, ठीक है। 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी संख्या का रूट लगा के 2 बार गुणा, इसका मतलब इसका हम हल करेंगे इतना ही आ जाएगा। फिर वो यहाँ पे देखेंगे तो रूट में 5 है, इसका मतलब कि रूट लगा और 5 का 5 में गुणा, 5 × 5 = 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 5 होता है, उतना ही ना आया। तो इसका मतलब इस यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सो ये यक्स बोल रहे हैं जी, पाई बोल रहे हैं ना, इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √π × √π। जब लिखेंगे तो नीचे वाला पाई से हमारा ऊपर वाला कट गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 60√π, क्या चीज़ 60√π सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर रहेंगी, और इसको आप अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत ही थोड़ा कठिन टाइप का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कहा है कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। लिखा है एक थैले में 5 लाल गेंद हैं, क्या है, एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंद हैं, कुछ लाल गेंद है और कुछ क्या है, नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, ठीक, क्या बोल रहा है कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होना चाहिए वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी होनी चाहिए, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करो कितना होगा, ठीक है। इसमें बोला है कि नीली गेंद की जो प्रायिकता होगा लाल गेंद की प्रायिकता की कितना होगा, दोगुना होगा। तो इस कंडीशन में नीली गेंद की संख्या पूछा है। तो देखो यहाँ पे हम हल करते हैं ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि थैले में नीली गेंदों की संख्या x है, जो पूछा है वही हम मान लिए कि नीली गेंदों की संख्या क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा है अतः कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, अतः कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा ना। तो देखो कुल गेंदों की संख्या, तो लिखा है कि 5 ठो लाल गेंद है, पहले से लिखा है कि नहीं, 5 लाल गेंद है केवल थैले में, ओके। अब हम नीला गेंद कितना माने हैं, x माने हैं, तो अगर कुल मिला करके अगर गेंद की संख्या पूछा जाए तो लाल गेंद और नीली गेंद दोनों को तो जोड़ देंगे हम, ठीक है, लाल गेंद और नीली गेंद को हम जोड़ देंगे, तो x में हम 5 को जोड़ दो या 5 को x में जोड़ दो, ठीक है। तो कुल गेंद हमारा निकल जाएगा 5 + x, ठीक है, यानी थैले में 5 + x है, क्या चीज़, गेंद। अब प्रश्न के अनुसार हम थोड़ा सा इसको हल करते हैं। कहा है कि जो नीली गेंद की जो निकालने की प्रायिकता होगी, क्या चीज़, नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता ये किसके बराबर होगी, किसके दुगना होगा, तो लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता के, ठीक है। तो लिखे हैं कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगा वो लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता के कितना होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए, यानी दो से गुणा होना चाहिए, ठीक है। तो अब करना क्या है कि नीली गेंद की प्रायिकता हम लिखते हैं। तो नीली गेंद की प्रायिकता अगर लिखना है तो हमें करना क्या होता है कि नीली गेंद की संख्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, नीली गेंद की संख्या, इसके बाद में कुल गेंद, यहाँ पे ये बराबर है तो बराबर यहाँ कर दिए हैं, इसके बाद ये जो 2 है गुणा में यहाँ कर दिए हैं गुणे। अगर लाल गेंद की प्रायिकता लिखना है तो लाल गेंद की संख्या ऊपर लिखना है, इसके बाद में कुल गेंद नीचे लिख देना है ना। अब क्या होगा
कि नीली गेंद कितना है भाई, नीली गेंद की संख्या हमारा यक्स है, क्या है यक्स है, हमने यक्स माना है, यक्स माना है सवाल में देख लो, ठीक है। तो ऊपर में हम यक्स लिखेंगे और नीचे में कुल गेंद कितना है x+5 या 5+x, यही नाम लिखे थे अभी कुछ देर पहले। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, गुड़ा है तो गुड़ा। लाल गेंद की संख्या कितना है 5 है, पहले में सवाल में ही दिया है कि लाल कितना है 5 है, ठीक है। तो ऊपर 5 लिखेंगे और कुल गेंद कितना है x+5 है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे ये नीचे है और ये भी नीचे है तो कट जाएगा, बराबर का चिन्ह लगा है और ये भी नीचे कट जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, x बराबर 2 गुणे 5, x बराबर 2 गुणे 5 का मतलब 10, कितना 10, यानी x क्या माने कि हम नीली गेंदों की संख्या, तो लिखेंगे अतः नीली गेंदों की संख्या कितना होगा 10 होगा, ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, आप इसको करके जाएंगे और ये एग्जाम में आने लायक है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब जितने भी प्रश्न है हमको लिखने में बड़ा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है लिखने में, ढूंढने में, ठीक है, कि किस हिसाब से बताया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो इस मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक कर दिया करो यार, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, बस इतना ही, छोटी सी, बस इतना ही आपसे मांगते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे कहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है ना। यहाँ पे एक सारणी दिया है, प्राप्तांक लिखा है ऊपर, ठीक है, 40, 18, 50, 100, 80 और 160, और नीचे दिया है विद्यार्थियों की संख्या 12, 8, 32, 14, 16, 4, इतना दिया है ना। अब करना क्या है, इसको हम हल करते हैं ना। ये चार्ट ऐसे बनाया होता है, हम चिन्ह नहीं खींचे हैं, ठीक है, लाइनें नहीं खींचे हैं, लेकिन ये प्रश्न में ऐसा मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा ऐसा प्रश्न आना तय है एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से लिखेंगे ना। माध्यक ज्ञात करना है, किसका माध्यक ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं ना। अगर माध्यक ज्ञात करना है तो इसमें क्या क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखें। अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो हम संचयी बारंबारता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। तो जो प्राप्तांक लिखा था इस तरह से चार्ट में बना करके हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, और जो नीचे था यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जितना था वो लिख दिया, इसको बारंबारता हम कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे संचयी बारंबारता ना, ये क्या होते हैं कि इस 12 को लिखेंगे एक बार यहाँ, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, इस 12 को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ो, 12, 8, 20, 20, 32, 52, 52, 14, 66, 66, 14, 82, 82 और 4, 86, ठीक है। तो लास्ट वाला जो आता है ये वाला पद, ये वाला लास्ट में, उसको हम यन मानते हैं, क्या मानते हैं, यन, कि यन बराबर कितना है 86, क्या है 86, और ये एक सम संख्या है, क्या है सम संख्या, ठीक है। तो अगर सम संख्या है तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र आता है माध्यक निकालने का। प्रश्न में पूछा है कि माध्यक हमारा ज्ञात कीजिए, तो अगर सम संख्या है तो इसके लिए एक सूत्र आता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे में 2, ये चीज़ आपको याद रखना है ना, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2, इतना याद रखना है। इसके बाद में इसको हल कर देना है, जहाँ पे n है वहाँ पे हम 86 रखेंगे, 86, ठीक है। यहाँ पे 86 लिखे हैं, बटे में 2 है तो 2 बटे में 2, वहाँ पद प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ हम 86/2 प्लस में 1, वहाँ पद बटे में 2 है तो बटे में 2। अब क्या है ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है जब इसको हम 2 से भाग देंगे तो 43 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 43वां पद प्लस है तो प्लस, इसको ज़रा सा हल करते हैं। तो 86 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 43, 43 में 1 जोड़ेंगे तो 44, तो यहाँ पर लिखा जाए 44वां पद, और बटे में 2 है तो बटे में 2, ठीक है। अब इसको यहीं पे जोड़ना थोड़ा है, जोड़ना नहीं है कि 43वां पद और 44वां पद जोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। अब हमें ध्यान से ये देखना है कि 43वां पद और 44वां पद, ठीक है, 43वां पद और 44वां पद संचयी बारंबारता के किस जगह पे होगा, ठीक है। यहाँ पे संचयी बारंबारता जो है इसमें देखना है कि 44वां और 43वां पद कहाँ होगा ना, तो इस 52 वाला में होगा। यहाँ पे देखो 43, 44 इसी के अंदर आएगा, 52 के अंदर, ठीक है, ये वाला संख्या के अंदर, ये वाला संख्या के
अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसके सामने हम देखेंगे बारंबारता। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि अब संचयी बारंबारता में देखने पर, यानी इस संचयी बारंबारता में देखने पर जो संचयी बारंबारता में 52 में ही 43वां और 44वां पद होगा, यानी जो 52 जो है संचयी बारंबारता में 52 नंबर में, इसी में 43वां और 44वां पद होगा, ठीक है। और इसीलिए माध्यक बराबर ना 43वां पद हम क्या लिखेंगे 50, 43वां पद क्या है 50। देखो 43वां पद क्या होगा, इसी में है, तो इसका मतलब प्राप्तांक जो है ये वाला लिखेंगे हम, ये वाला हम लिख देंगे। 43वां पद के जगह पे यही लिखेंगे और 44वां पद के बारे में भी यही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र दिया था इसमें हल करने के बाद 43वां पद क्या लिखेंगे हम 50 लिखेंगे, क्योंकि उसी में है, और 44वां पद भी 50 लिखेंगे क्योंकि उसी में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दिए। अब 50 कितना हो गया 100 हो गया, और 100 में 2 से भाग दो 50 आ गया। तो ये ऐसे माध्यक निकालना है, समझे कि नहीं। यह हुआ फाइनल आंसर हमारा। यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो आपको इसी तरह से हल करके मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रश्नों को देखिए, प्रश्न नंबर 8 को, इसमें लिखा है जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, तो समुद्र का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दिए जा सके, ठीक है। और पाई का वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है भाई कि हमारा एक समुद्र है, क्या है, यहाँ पे समुद्र है, और समुद्र का ये जल स्तर है, क्या है, जल स्तर है। इसमें यहाँ पर एक लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस। अब यहाँ से लाइट मार रहा है इस साइड में देखने के लिए, तो जब लाइट मारेगा फोकस, तो आप देखिए जब टार्च आप जलाते हैं घर पे टार्च, तो क्या होता है, जो फोकस मारता है ये कुछ ऐसे मारता है, ऐसे। हमारा टार्च तो इतना छोटा सा है लेकिन ऐसे मारता है फोकस, ऐसे पूरा लाइट ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं। तो वही बात है कि मान लो कि यहाँ से लाइट मारा इसको देखने के लिए, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम एरिया को घेरे हुए, यहाँ से यहाँ तक क्या करता है कि लाइट पूरा यहाँ से ऐसे 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 आता है ना। अब ये भी कह रहा है कि इस और इसके बीच में हमारा 80 अंश का कोण बन रहा है, क्या बन रहा है 80 अंश का कोण। ये सवाल में बोल रहा है ना कि एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। त्रिज्य खंड में यानी इतनी दूरी में इस खंड में क्या होता है कि 80 सेंटीमीटर का कोण बनाता है, और कितना दूरी तय करता है 16.5 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है कितना है 16.5, यानी 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस कंडीशन में पूछा है कि समुद्र का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी जाती है ना। तो देखो इस पूरे जो त्रिज्य खंड है पूरे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे देखा है तो थीटा का मान कितना दिया है 80 अंश, कितना दिया है 80 अंश। और जो आर है ये वाला रेडियस हमारा कितना दिया है, हमारा ये दिया है 16.5। हमको ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का मतलब ये त्रिज्या है मान लेते हैं, ठीक है। तब उसे हम आर से डिनोट किए हैं। अब करते क्या है इसमें भाई, देखो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब जितने ही प्रश्न होते हैं इसको लिखने में बहुत मेहनत लगता है, और इसलिए आप हमारे मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो शेयर तो जरूर करेंगे भाई मेरे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो थीटा का मान कितना है 80 अंश, यहाँ पे क्या है 80 अंश, और बटे में 360 गुणे पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, यहाँ पे कितना है 16.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 16.5 का स्क्वायर ना। अब इसी को हल करना है, इसको काटेंगे, ये कट गया 0 से 0, फिर 8 से ये 32 कटेगा नहीं, 2 से काटो या 4 से, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 2/9 हो गया। फिर गुणते ये वाला संख्या यहाँ हो गया। अब इसका 2 बार गुणा, इसका 2 बार गुणा, इतना गुणे इतना। अब इसको जब आप हल करेंगे कैलकुलेशन करके तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ये इतना आएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको हल करना है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है। ये जो प्रश्न है
ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। जब हल करेंगे तो आसान है ना। ये प्रश्न यदि आता है एग्जाम में तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। पहले समझते हैं प्रश्न को। कहा है एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक बोले बोले तो जो घर में अखमुना होते हैं जिसमें लोग पैसे डालते हैं, ठीक है, वो सब का है। तो लिखा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितना? 50 पैसे मतलब अठन्नी। कितने हैं? 100 ठे सिक्के हैं। कहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। उसके अंदर क्या है? 1 रुपए का 50 सिक्के हैं। और कह रहा है कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 2 रुपए का 20 सिक्के हैं। और क्या कह रहा है कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने हैं? 10 सिक्के हैं। तो कहा है यदि पिग्गी बैंक को हिला करके उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। क्या है? समप्रायिक है। कह रहा है यदि हम पिग्गी बैंक को हिला करके अगर उल्टा करें तो एक सिक्का गिरने की परिणाम क्या है? समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का हमारा 50 पैसे का होगा कि 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर हमारा क्या है कि अगर उल्टा करके हम उसको हिलाते हैं तो पूछा है कि क्या हमारा जरूरी है कि हमारा जो प्रायिकता होगा वह गिरा हुआ सिक्का हमारा 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, ऐसा बोला है ना। तो अगर ऐसा दिया है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो भी दिया है वहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है क्या कि पिगी बैंक में, किसमें? पिगी बैंक में क्या दिया है? 50 पैसे के सिक्के कैसे हैं? 100 ठे हैं। 1 रुपए का सिक्का कितना है? 50 है। 2 रुपए के सिक्के कितना है? 20 ठो है। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10 ठो है। ठीक है, ये चीज़ ना। अब इतना जब आ गया तो हम सबसे पहले कुल सिक्के जोड़ लेंगे। कितने? कुल सिक्के जोड़ लेंगे। कुल कितने सिक्के हुए यहाँ पे लिख दिए, इसलिए कुल कितने सिक्के हुए? 180 सिक्के। अब इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है कि क्या 50 पैसे का होगा, तो इसका मतलब पहला वाला हम लेते हैं 50 पैसे का होगा तब के लिए ना। तो ध्यान दीजिए, अगर 50 पैसा का होगा तो इसका प्रायिकता जब निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है, यानी सबसे ऊपर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होना चाहिए। क्या लिखेंगे ऊपर? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे में लिखेंगे कुल सिक्के। क्या लिखेंगे? कुल सिक्के। तो 50 पैसे के कुल मिला कितने सिक्के हैं? 100 ठो है, तो ऊपर लिखे हैं 100। और कुल सिक्के कितने हैं? 180। फिर इसको हल कर दिए, इसको 0 से 0 काट दिया, 10/18 बचा। और इसको भी 2 से काटेंगे तो 5/9 बचेगा। 2 5 10 और 2 9 18, तो 5/9 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50 पैसे का जो सिक्का है उसकी प्रायिकता जो निकालने की होगा 5/9 होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न जो बोला है इसी में कि 5 रुपये का क्या नहीं होगा, तो वही है। तो पहले 5 रुपये का नहीं होगा से पहले आपको निकालना है 5 रुपये का होगा। क्या चीज़? 5 रुपये का होगा, ये ध्यान दीजिएगा ना। लिखा है 5 रुपये का अगर होगा तब उसके लिए प्रायिकता का होगा ना। अगर उसके लिए प्रायिकता का होगा तो ध्यान देंगे। लिखा है सबसे पहले 5 रुपये के, क्या चीज़? 5 रुपये कुल सिक्के ऊपर रहेंगे। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या कितना ऊपर रहेगा? इसके बाद में कुल सिक्के नीचे रहेंगे ना। 5 रुपये के सिक्के ऊपर रहेंगे और कुल सिक्के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये कुल मिला कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। सवाल में कह रहा है कि 10 सिक्के हैं। ठीक है, 10 सिक्के हैं, तो इसको ऊपर लिखे हैं और कुल सिक्के कितना होगा? 180। ठीक है, 180। तो अब करना क्या है कि इसको जब काटेंगे तो हमारा 1/18 आया। ये कब आया? जब 5 रुपये का सिक्का होगा तब 1/18 हुआ। अगर इसी में कहता है कि नहीं होगा, मान लो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, तो इसका जब प्रायिकता निकालेंगे, ध्यान देंगे, इसका जब प्रायिकता निकालेंगे 5 रुपये का सिक्का का नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है कि एक में से हम घटाते हैं 5 रुपये का जो होगा वो वाला सिक्का। ठीक है, तो एक में से घटा देंगे जो 5 रुपये का जो होता है इसकी प्रायिकता घटा देंगे ना। तो एक में से हम घटा देंगे, माइनस कर दिए हैं 1 माइनस 5 रुपये का जो हमारा होने वाला जो प्रायिकता निकला है ये वाला घटा देते हैं, 1/18 घटा देते हैं। तो 1 माइनस कितना हो गया? 1/18। अब इसको जरा हल करेंगे तो इसके बटे कुछ नहीं थे, 1 है, तो 18 का 1 में गुणा था 18, माइनस है तो माइनस, 1 का 1 में 1 हो गया और 18 1 में 18। अब 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 17/18। ठीक है, तो ऐसे हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे बता भी दीजिएगा।
अब समझते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है ना। ये जो सारणी है ये क्या हुआ है कि अस्पताल में एक विशेष भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, कि ऊपर लिखा है आयु वर्षों में, यानी 5 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, 5 से 15 वर्ष जिसके हैं उसमें 6 रोगी हैं। 15 से 25 वर्ष वाले 11 ठे रोगी हैं। 25 से 35 वाले कितना है 21 रोगी हैं। 35 से 45 वाले 23 ठे। फिर 45 से 55 वाले 14 ठो और 55 से 65 वाले 5 ठे हैं रोगी हमारे। ठीक है, तो कहा है क्या चीज़ कि उपर्युक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। क्या करो? बहुलक ज्ञात करना है ना। हमारा ये सारणी दिया है, ये वर्ग अंतराल दे दिया है, इसके बाद में यहाँ पे रोगियों की संख्या दिया है। ये हमारा रोगियों की जो संख्या होता है ये बारंबारता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा है तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल दिया है तो इस कंडीशन में बहुलक का सूत्र बहुत खतरनाक होता है, बहुत छोटा सा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर वर्ग अंतराल दिया है तब क्या चीज़, यल प्लस F1 माइनस FO। क्या चीज़? यल प्लस F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO माइनस F2। ये चीज़ याद रखेंगे। कूड़े में क्या चीज़? H। अब इसका वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे भाई कि यल कौन सा होगा, F1 कहाँ से होगा, FO कहाँ से होगा, F1 FO F2 कहाँ से होगा, तो ये चीज़ कहाँ से होगा ना। तो देखेंगे रोगियों की संख्या में कहाँ पे सबसे अधिक है, यानी किसका क्या बोलते हैं कि बारंबारता अधिक है। तो ये 6 है, ये 11 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 14 है, 5 है ना। तो जो इसमें देखो 23 है, क्या है 23, यानी ये अधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसको हम F1 मानेंगे। क्या मानेंगे? F1। ठीक है, अब क्या होता है कि इधर वाला हम F0 मानते हैं और उधर वाला हम F2 मान लेते हैं। ये याद रखना है ना कि जो अधिक रहेगा उसको F1 मानेंगे, इधर वाला F0 और उधर वाला F2 मान लेंगे। अब करना क्या है कि F1 में जब देखेंगे तो वर्ग अंतराल दिया है 2 ठे, 35 से 45। तो जो इधर वाला रहता है बायां साइड वाला उसको हम यल मानते हैं। क्या मानते हैं? यल मानते हैं। ठीक है, और अगर हमें यज का बात करें, किसका? यज का बात करें तो यज क्या होता है ना, अगर हम इसी बहुलक वाला में से इसी बारंबारता वाला में से जो वर्ग अंतराल दिया है, अगर इसमें से हम इसको हटाएंगे, क्या चीज़? 45 में से 35 को हम घटाएंगे, 45 में से 35 को घटाएंगे तो वही हमारा यच होता है। वही क्या होता है? यच होता है। जब इतना चल गया पता तो यही सब मान हम रख देंगे ना। ये हमारा यल का मान कितना है? 35 है। यच का मान कितना आ गया? 10 आ गया। F1 हमारा 23 है, F0 21 है और F2 कितना है? 14 है। यहाँ पर रख देंगे तो बहुलक बराबर यल का मान कितना है बाबू लोग? 35। यहाँ पे देखो यल का मान कितना है? 35। तो यहाँ पर लिखा है 35, प्लस है तो प्लस, ये कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा दिए। ठीक है, F1 माइनस F0, तो F1 का मान कितना है बाबू लोग? F1 का मान 23 है तो यहाँ पे 23 लिखे हैं, फिर माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है? F0 का मान 21 है तो यहाँ पे हम 21 लिखे हैं, फिर बटा है तो बटे, फिर 2F1 यानी 2 गुणे F1, यानी 2 गुणे F1 का मान कितना दिया है? 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23, फिर माइनस है तो माइनस। F0 है तो F0 का मान कितना है भाई मेरे? F0 का जो मान है, F0 का मान यहाँ पे है, F0 का मान है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21, फिर माइनस है तो माइनस। और F2 का मान कितना है? F2 का मान 14 है तो यहाँ 14 लिखेंगे, और गुणे है तो गुणे। और H का मान 10, H का मान 10 कहाँ है? यहाँ पे है। H का मान 10 है तो H का मान यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, जब इतना आ गया तो हम थोड़ा सा इसी को कैलकुलेट कर देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 35 यहाँ पे है, प्लस है तो प्लस, इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 23 में से 21 घटेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे बटे है तो बटे, 23 दूना 46 हो गया, माइनस है तो माइनस। देखो अगर ये माइनस माइनस में है तो 2 ठो माइनस के बदला में 1 ठो लगाते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो गया ना। अब यहाँ पे गुणे में 10 है तो गुणे में 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब करना क्या, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। जब इस करेंगे तो क्या होगा भाई मेरे? यहाँ पे 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 11 बचेगा, गुणे हमारा कितना आ गया? 10 हो गया। ठीक है, अब ज़रा इसको फिर से थोड़ा हल करेंगे। तो जब हल करेंगे, ये 35 है तो 35 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब 2 का 10 में गुणा कितना हो गया? 20 बटे में 11, 20 बटे में 11। ठीक है,
अब ये 35 है तो हम 35 को ऐसे ही लिखे हैं, और 20 में जब 11 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.81 के आसपास। कितना? 1.81 के आसपास। अब इस 35 में हम जोड़ देंगे 1.81, तो 36.81 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। क्या आएगा? बहुलक ना। हमारा जो बहुलक पूछा था ऐसे ज्ञात कर लेना है। अगर मान लो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो इस कंडीशन में हम अगर बहुलक पूछता है तो हम सूत्र ये लगाएंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? F1 मानेंगे, इधर वाला F0 और उधर F2 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसी F1 वाला में इधर की जो वैल्यू होता है L होता है, और इसमें से इसको हटाएंगे तो NH होता है, समझे कि नहीं? ये चीज़ हम कर लेंगे, इसके बाद आराम से हमारा ये सवाल हल हो जाएगा ना। इस प्रश्न ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देगा तो आप कैसे करेंगे? ऐसे ही करिएगा, ध्यान से दम करके, ठीक है। अब समझते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे भी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है कि सर्वसमिका सेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के ना। आपको क्या प्रयोग करना है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसी का प्रयोग करके हमें ये चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे ना, इसको हम सॉल्यूशन लिखे हैं बाई LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। इसमें देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों है, इधर बायां पक्ष होता है और इधर क्या होता है? दायां पक्ष ना। तो हम इसको उठाते हैं, इसी को हल करते हैं और कोशिश करते हैं इतना लाने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले ये चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद हमने क्या किया है? इसको लिखने के बाद हमें करना क्या है कि इसको पहले 10 बनाइए, इसको 10 बना दीजिए, इसको सेक बना दीजिए। 10 और सेक बनाना है ना। तो 10 कैसे बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, समझे कि नहीं? तो अगर इसके बटे में यहाँ पे कॉस रहता, इसके बटे में यहाँ पे कॉस रहता, तो हमारा आराम से बन जाता क्या चीज़? tan बन जाता ना। तो उसी के लिए हम क्या कर दिए कि 1 बटे कॉस का गुणा कर देंगे दोनों में, ऊपर अंश में और इसके क्या बोलते हैं हर में भी ना। 1 बटे कॉस का गुणा कर देंगे अंश में और 1 बटे कॉस का गुणा कर देंगे हम क्या चीज़? हर में, ठीक है। बनाने के लिए देखिए हम 1 बटे कॉस का ऊपर भी नीचे भी गुणा किए हैं ताकि इसके मान पे कोई प्रभाव न पड़े। हम चाहें तो इसको काट देंगे तो इतना ही ना बचेगा जी, तो इसीलिए ना। तो अब क्या करेंगे? 1 बटे कॉस का जब गुणा हुआ तो इसके साथ करेंगे तो ऊपर साइन हो जाएगा, नीचे कॉस, फिर ऊपर कॉस नीचे भी कॉस, ठीक है, इस तरह से। तो हम जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा भाई आंसर? तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं साइन ऊपर हो जाएगा और बटे में कॉस, साइन ऊपर और बटे में कॉस हो गया ना। फिर माइनस है तो माइनस लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऊपर कॉस है तो नीचे कॉस आ जाएगा ना, जब गुणा होगा तब ऊपर कॉस नीचे कॉस, तो ऊपर कॉस नीचे कॉस यहाँ पे हो गया है। अब समझते हैं, ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो गया, और जो कॉस नीचे है गुणा कर देगा ना, तो नीचे हमारा कॉस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें भी वही कंडीशन लगेगा, साइन ऊपर हो जाएगा और कॉस नीचे हो जाएगा, साइन ऊपर और कॉस नीचे हो गया। अब क्या होगा? 1 का कॉस में गुणा तो कॉस 1 जा कॉस और कॉस नीचे हो जाएगा हमारा, फिर माइनस है तो माइनस हो गया। अब 1 का इतना में गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, समझे कि नहीं? अब इतना समझ गए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, फिर माइनस है तो हम माइनस लिख दिए हैं। अब ये से ये कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो कितना बचा? यहाँ पे 1, ठीक है, 0 नहीं बचेगा भाई। कॉस एकम कॉस होता है, यानी ये एक बार में कटा तो इसलिए 1 यहाँ पे होगा, प्लस है तो प्लस। अब 1 बटे कॉस थीटा के बराबर सूत्र होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है सूत्र 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बटे कॉस का हम लिखते हैं सेक थीटा। अब जहाँ जहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा है वहाँ पर 10 कर दो, जहाँ कॉस को से काट के 1 लिख दो, और जहाँ 1 बटे कॉस थीटा है इसको हम सेक बना दो, ठीक है। अब करते कहाँ है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे ना। यहाँ पे करना क्या है, हम क्या करते हैं कि tan थीटा को और सेक थीटा को एक जगह पे लिख देते हैं, tan थीटा और सेक थीटा। तो tan थीटा और सेक थीटा को यहाँ पे लिख दिए हैं,
और फिर -1 है तो -1 बच गया यहाँ पे। और ये भी tan थीटा माइनस सेक थीटा को पहले लिखो, tan थीटा माइनस सेक थीटा को, और +1 को बाद में लिखो, इतना ना। अब आप लोग एक बात बताइए, आपको एक सूत्र पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी तो बोला है ना कि इसी का प्रयोग करना है। क्या लिखा है ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो वो चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसी का तो प्रयोग करना है ना भाई मेरे। अब यहाँ से करते क्या है कि ये प्लस में 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा ना, और सेक स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया ना। या tan स्क्वायर थीटा प्लस में है तो प्लस में तो है ही, लेकिन ये जब उधर गया तो माइनस में हो गया, और ये जो इधर आया तो माइनस में हो गया। यानी -1 की वैल्यू कितना होगा भाई, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, जहाँ पे ये -1 है, जहाँ पे -1 है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 का, कितना, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। -1 के बदला में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है tan थीटा यहाँ पे, सेक थीटा यहाँ पे ना। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे हम रखेंगे क्या चीज़, ये वाला पूरा संख्या, ये वाला पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि भाई ये माइनस का नहीं लगेगा, क्योंकि इस पूरे का -1 का ही वैल्यू यहाँ पर रखा गया है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। इसके बाद में इसका वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसमें यहाँ पे लिख दिया है इतना, और जो नीचे जो भी था वही हमने नीचे यहाँ पे सेम टू सेम उतार दिया है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो बहुत अच्छा है। इसके बाद एक बात और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है भाई, एक सूत्र आप लोग जानते हैं बीजगणित वाला, कि a² - b² का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। अगर इसको a मानो, इसको b मानो, तो a² - b² लिखा हुआ है कि नहीं, a² - b², तो इसका मतलब एक कोष्टक में tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे कोष्टक में tan थीटा माइनस सेक थीटा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखे हैं, पहला वाला ऐसे लिखो, यहाँ पे लिख रहे हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा को ऐसे लिख दो, लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दो। फिर इसको क्या लिखना है कि एक कोष्टक में tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखना है, ठीक है, इनटू दूसरे कोष्टक में tan थीटा माइनस सेक थीटा लिखना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। और बटे में जो ये लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब करना क्या है, थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिएगा बात, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कठिन टाइप का है ये, और बहुत ही आसान भी है, इसको समझ में आ गया था। यहाँ पे जब प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे जब प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब इधर एक पद है हमारा और एक पद इधर है कि नहीं, एक पद इधर है। तो इसमें देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा इसमें भी है, tan थीटा प्लस सेक थीटा इधर भी है कि नहीं। तो हम कामन ले लिए, इतना हम कामन ले लिए ना, दोनों में से एक तो हम कामन लिए। जब निकाल लेंगे बाहर हम कामन, क्या चीज़, ये tan थीटा और सेक थीटा, जब कामन निकाल लेंगे तो इसके जगह पे कुछ नहीं बचेगा, इसके जगह पर केवल 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब इसको ही बाहर निकाल लिए हैं तो हमारा केवल ये बचेगा, तो ये वाला यहाँ लिख दिए हैं, समझे कि नहीं, ये वाला यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो नीचे वाला है पूरा के पूरा यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए हैं ना, यहाँ पे कन्फ्यूज आएगा मत। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे कामन लिए हैं, ध्यान देंगे। कामन का मतलब होता है कि अगर इसका हम फिर से गुणा करा देंगे तो हमारा इतना ही आ जाना चाहिए। अगर इसका हम 1 में गुणा करेंगे, इतना एकम इतना ही हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो इसलिए ऐसे कामन लिया जाता है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला और ये वाला संख्या मिल रहा है। देखो कोष्टक में है 1 + tan थीटा लिखा है, 1 + tan थीटा यहाँ है, और सेक थीटा माइनस में, सेक थीटा माइनस में यहाँ, यानी ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये दोनों मैच कर रहा है ना। तो इसको हम काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, केवल tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं हम क्या चीज़, यहाँ पे लिखे हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, जो ये बचा है ना। अभी इतना ही पर ये छोड़ दो, LHS हमें सिद्ध करना है, दोनों बराबर होना चाहिए ना। ये हम इतना ही पे छोड़ दे रहे हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब जो RHS है यहाँ पे, ये देखो RHS, अब इसको उठा के चलते हैं और कोशिश करते हैं जितना इसको हल करने के बाद हमने लाया है उतना ही ले आए। ठीक है, अब हम RHS से चलेंगे। इससे RHS मतलब
राइट हैंड साइड से। तो ध्यान से समझिएगा कि हमने बाई RHS यानी कि राइट हैंड साइड के साथ चलने शुरू कर दिया है। लिखा है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec थीटा माइनस टेन थीटा है, तो अब करना क्या है कि इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है चिन्ह बदल कर। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ प्लस का हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो 1/, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें गुणा कर देना है ना, सेक थीटा यहाँ पे, और इसका चिन्ह बदल करके गुणा कर देना है ऊपर नीचे। ठीक है, अब इतना जब हो जाएगा तो अब गुणा करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 1 में, तो इतना एकम इतना ही हो जाएगा, करेंगे कि नहीं। इसका जब गुणा करेंगे इतना में, तो इतना एकम कितना होगा, इतना ही हो गया। ठीक है, अब एक कोष्टक में a माइनस बी है, अब दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो अगर इसको a मानो तो इसको लिखोगे a का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर फिर माइनस 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब करना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे लिख दिया है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1। कितना होता है, 1। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। आप इसको याद रखेंगे। अब करना क्या है, यहाँ तब है कि ये जो है ये वाला ना, बटे में जब 1 है तो 1 हम छोड़ सकते हैं, तो ऊपर क्या बचा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, हम सेक थीटा प्लस में टेन थीटा लिख दिए ना। पिछला वाला जो अभी LHS आया था उसमें यही था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अभी भी आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी जो LHS था, ठीक है, वो RHS के बराबर हो गया। यानी कि लिखे हैं चूँकि LHS बराबर RHS, सो इट इज प्रूव्ड, इसलिए यह सिद्ध हो गया, या फिर हम लिखेंगे प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि यही प्रश्न एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रश्न पर आप प्रतिक्रिया देंगे कि आपका ये कैसा है प्रश्न, आपको समझ में आया कि नहीं। आप इसको रिवीजन कर लेंगे या फिर वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब। पता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो गए होंगे, ठीक है, आपका दिमाग हैंग कर गया होगा, काफ़ी 1 घंटा तक लगभग बैठा करके आपको रखे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा हमारे मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक ज़रूर करेंगे, और अपने बैचमेट्स को शेयर ज़रूर करेंगे भाई मेरे, ठीक है, ताकि और भी हम लोग का यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, और जितने भी हो सके आप हमारे यूट्यूब फैमिली से लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। आने वाले समय में 11th 12th जो भी है हम हर विषय पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं समझे। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। अगर सपोर्ट और प्यार नहीं देंगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।